रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले हम लोग पॉलिटी में अनुच्छेद 11 तक देख चुके हैं और उसके बाद हम लोग भाग 3 मौलिक अधिकार शुरू किए हुए थे, जिसका आज हम अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो अनुच्छेद 12 है, इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य किसे कहेंगे। तो इसके अंतर्गत संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका, स्थानीय स्वशासन यानी पंचायत, नगर पालिका को राज्य बोला गया है। और इसके साथ साथ इसमें यह भी कहा गया है कि कुछ अन्य प्राधिकरण भी राज्य कहलाएंगे। तो ये कौन कौन से अन्य प्राधिकरण हैं, इसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने सोम प्रकाश वाद में बताया कि वे सभी प्राधिकरण राज्य कहलाएंगे जिसमें सरकार का संसाधन लगा हो, चाहे वो वित्त हो चाहे कर्मचारी। जैसे बीएसएनएल हमारी कंपनी है, ओएनजीसी है, एनटीपीसी है, इन सभी में सरकार का वित्त लगा हुआ है, इसलिए ये भी राज्य कहलाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद एक प्रश्न है कि क्या न्यायपालिका जो है हमारी वो राज्य है। तो इसका उत्तर ये है कि जब न्यायपालिका न्यायिक कार्य कर रही होती है तो वो उस समय राज्य नहीं होती है, लेकिन वही जब न्यायपालिका प्रशासनिक कार्य कर रही होती है तो उस परिस्थिति में वो राज्य है। प्रशासनिक कार्य कहने का क्या मतलब है कि अगर आप लोग को जानकारी हो या फिर आप लोग पता कर सकते हैं कि जो न्यायपालिका है, इसके छोटी से छोटी पोस्ट से लेके बड़ी से बड़ी पोस्ट तक ये खुद ही हैंडल करते हैं। ठीक है, ये अपनी सारी चीज़ें खुद ही करता है, चाहे कर्मचारियों की नियुक्ति हो, उनको पैसे देने हो, उनको पेंशन देनी हो, जो भी चीज़ें हों ये खुद से ही करती है। इसके लिए किसी बाहर की संस्था का उपयोग ये नहीं करती है। ठीक है, तो जब न्यायपालिका प्रशासनिक कार्य कर रही हो तो उस परिस्थिति में ये राज्य कहलाएगी। ठीक है। मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य के विरुद्ध प्राप्त दावे हैं, तो इसके बारे में तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अब देखते हैं अनुच्छेद 13 ये क्या कहता है कि ऐसी कोई भी विधि जो मौलिक अधिकारों को विरुद्ध है या असंगत है उसे रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि ऐसी कोई भी नियम जो हमारे मौलिक अधिकारों के असंगत है, विरुद्ध है, उसके खिलाफ है, हमारे मौलिक अधिकारों को सीमित करता है या फिर कम करता है, तो उसको रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है। फिर इसी अनुच्छेद 13 के सब क्लॉज 1 में कहा गया है कि संविधान के पूर्व की विधियां, संपूर्ण विधि या विधि का कोई हिस्सा जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है उसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा। अब आप यहाँ कहेंगे कि यहाँ पे क्या कहा गया है कि पूर्व की विधियाँ क्या हुई। तो आप ध्यान दें, वर्तमान में हमारा भारतीय न्याय संहिता चल रहा है, लेकिन इसके पहले जो हमारी आईपीसी थी, इंडियन पीनल कोड, ये सभी पहले की ही बनी हुई कानून है। 1861 में ये सभी कानून बने हुए थे। तो ये केवल एक उदाहरण है कि ये सभी पूर्व की बनी हुई चीज़ें हैं। तो इनके लिए भी अनुच्छेद 13(1) में कहा गया है कि कोई भी ऐसी विधि, पुरानी विधि जो कि हमारे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है उसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ये ग्रहण के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। कहने का क्या मतलब है कि मान लीजिए ये हमारा मौलिक अधिकार है और ये कोई पुरानी विधि है, तो हमारा जो मौलिक अधिकार है वो इसको ऐसे ऐसे ढक लेगा। ठीक है, तो इसको ग्रहण का सिद्धांत कहा गया है। फिर आगे है अनुच्छेद 13(2). इसमें क्या कहा गया है कि संविधान लागू होने के बाद की कोई ऐसी विधि जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, असंगत है, तो वो संपूर्ण विधि या विधि का वो हिस्सा जो असंगत है उसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 13(1) और 13(2) में मेन यही अंतर है कि जो पहला वाला है वो पूर्व की विधियों की बात करता है, हमारा संविधान लागू होने के पहले। यानी कि मान लीजिए ये हमारा संविधान लागू हुआ तो इसके पहले की जो भी विधियां हैं वो अनुच्छेद 13(1) के अंतर्गत, और इसके बाद की जो विधियां हैं वो अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत आएगी कि ऐसा कोई भी कानून बनता है तो वो रद्द कर दिया जाएगा जो हमारे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो। ठीक है। इसके अंतर्गत पृथक्करणीयता का सिद्धांत दिया जाता है कि यानी कि वो विधि अलग कर दी जाएगी या फिर पूरी विधि का कोई हिस्सा जो असंगत है उसको पृथक्करण कर दिया जाएगी, यानी कि अलग कर दिया जाएगा। ठीक है। फिर अनुच्छेद 13(3) में विधि की परिभाषा है। अभी तक हमने यही पढ़ रहे हैं ना कि वो विधि, ऐसी विधि, वैसी विधि, तो विधि है क्या, तो इसके बारे में अनुच्छेद 13(3) में कहा गया है कि कोई भी विधि, कानून, उपनियम, नियम, अध्यादेश, अधिसूचना, आदेश, ये सभी विधि के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है।
फिर अब आगे क्या है कि संविधान संशोधन क्या विधि है, क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। तो इसी के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के कुछ वाद हुए हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला वाद है शंकरी प्रसाद वाद, जो कि 1951 में हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है और यह विधि के अंतर्गत नहीं आएगा, अर्थात इसका पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमारे मूल अधिकार में अगर कोई भी परिवर्तन होता है, कोई भी नई विधि जोड़ी जाती है और वो हमारे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, तो उसको हटा दिया जाएगा। लेकिन जब ये कहा गया कि ये विधि के अंतर्गत नहीं आएगा और इसका पुनरावलोकन नहीं किया जाएगा, तो भाई हम विरोध कैसे करेंगे? अगर कुछ गलत जोड़ा जा रहा है, कुछ निकाला जा रहा है, तो हम इसका विरोध कैसे करेंगे? तो ये उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। फिर अगला वाद आया सज्जन सिंह वाद, जो कि 1965 में आया। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा जो पिछले में कहा था कि संविधान संशोधन हो सकता है और यह विधि नहीं है। फिर अब अगला वाद आया गोलकनाथ वाद बनाम पंजाब राज्य, 1967। इसमें कहा गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता और संविधान संशोधन विधि है, यानी इसके विरुद्ध हम कोर्ट में जा सकते हैं कि देखिए क्या ये सही है, क्या ये गलत है। फिर आगे क्या है कि मौलिक अधिकार नागरिकों को मिले विशेष अधिकार हैं, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। क्योंकि आप खुद ध्यान दें कि अगर अन्य अनुच्छेदों की तरह, अन्य विधियों की तरह ही हम मौलिक अधिकारों को भी रखेंगे तो अंतर क्या हुआ? जैसे हम और अनुच्छेदों को या फिर अन्य विधियों को छेड़ दे रहे हैं, उसी तरीके से हम अपने मौलिक अधिकारों के साथ भी करेंगे, तो दोनों में अंतर क्या रह जाएगा? इसीलिए कहा गया कि जो हमारे मौलिक अधिकार है ये विशेष अधिकार हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसी समय भविष्यलक्षी विनिर्णयन का सिद्धांत दिया गया। उसमें क्या कहा गया कि जो संशोधन 1967 से पहले हो चुके हैं वो रद्द नहीं होंगे, लेकिन 1967 के बाद मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान देंगे कि अभी भी हमारे मौलिक अधिकारों में कुछ नई चीज़ें ऐड की जाती हैं, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो ऐड कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये गलत नहीं माना जाएगा। फिर है 24वां संविधान संशोधन 1971। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 13 में सब क्लॉज 4 जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है और संविधान संशोधन विधि नहीं है, ठीक है। फिर अब आगे है केशवानंद भारतीवाद 1973। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मौलिक अधिकारों के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी जो मौलिक अधिकारों का बेसिक स्ट्रक्चर है, जो हमारे संविधान जिन्होंने लिखा है उनकी मंशा जो थी मौलिक अधिकारों को लेकर कि हमारे जो देश के नागरिक होंगे उनके पास ये अधिकार होंगे, उनकी उस मंशा को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट था हमारा मौलिक अधिकार लाने का, वो चीज़ प्रभावित नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये केशवानंद भारती मामले में कहा गया, तो इसको ध्यान रखिएगा कि मूल ढांचे का जो सिद्धांत है वो केशवानंद भारतीवाद में लाया गया। फिर उसके बाद होता है 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें क्या कहा गया कि संविधान संशोधन न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा, यानी कि जो भी संविधान संशोधन होंगे उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जाएगा। तो अगर आप लोग को जानकारी हो और अगर ना भी हो तो हम आपको बता दें कि जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, तो इस समय बहुत सारे नए नियम कानून हमारे संविधान में जोड़े गए थे। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें छेड़खानी की गई थी और बहुत सारे नियम इसमें ऐड किए गए थे और इसी समय हमारा जो मौलिक कर्तव्य है वो भी जोड़ा गया था, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो उसी समय पे ये कहा गया, लेकिन देखा जाए तो ये गलत है। तो फिर इसी के बाद आगे आता है मिनर्वा मेल मामला 1980। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए और जो हमारा संविधान संशोधन है वो न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो अगर कोई भी संशोधन होता है आपको वो गलत लगता है तो आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये था अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13। आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे और इसके आगे के वीडियो में हम और जो अनुच्छेद है उसको हम देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।